मित्रों नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान सोपान जोशी जी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, जनसुलभ पुस्तकालय पर एक विचार श्रृंखला की शुरुआत आज से हो रही है और इसकी पहली कड़ी में हमारे साथ सोपान जोशी हैं। और यह अवसर है गांधी के बहाने कुछ बातचीत करने का और देश दुनिया के जो विभिन्न विद्वान हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनके विचारों को समझने का। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मूल उद्देश्य है कि कैसे हम गांधी को सादगी के साथ याद करें और अधिक से अधिक उनके विचारों को, उनकी जीवन दृष्टि को स्वयं में उसका जो अनुपालन है वह सुनिश्चित कर सके। आज के इस कार्यक्रम का अपना एक शीर्षक है जो सोपान जोशी जिस पर बात करेंगे, प्रयोग, साहस और सामाजिकता। ऐसे ही हर स्पीकर के अलग अलग शीर्षक होंगे, लेकिन जो एक ब्रॉड टाइटल दिया गया है इस पूरी सीरीज का, वो हमने रखा है मित्रों, जीवन संभालने के लिए गांधी विचार। यह आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2021 तक यह कार्यक्रम चलेगा और 2 अक्टूबर को यह कड़ी, यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। मित्रों, सोपान जोशी लगातार कई विषयों पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लिखने के लिए, बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह विषय पर्यावरण का हो या अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मामले हो। महात्मा गांधी पर केंद्रित इनकी 2 पुस्तकें हैं, जिनमें से एक बच्चों के लिए है और दूसरी किशोरों के लिए। मगर यह कहना कि बच्चों के लिए है, किशोरों के लिए है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह जिस सामान्य भाषा में मगर जिस रोचकता के साथ और जिस आत्मीयता के साथ यहाँ गांधी की चर्चा की गई है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, व्यस्त भी पढ़ सकते हैं और समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। गांधी की जरूरत किस तरह की है, वे हमारे लिए आज कैसे अपरिहार्य हैं, कितने प्रासंगिक हैं। हम स्वयं जब अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं तब गांधी हमसे कैसे मुठभेड़ करते हैं। मेकिंग इन गांधी और इस तरह के जो दूसरे सरलीकृत जो कई बार स्थापनाएं हैं, इस पर भी अलग अलग स्पीकर अपने हिसाब से पुनर्विचार करेंगे। तमाम पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें गांधी की प्रयोगशीलता भी है, उनका साहस भी है और एक आधुनिक नवजागरण में गांधी का जो अपना महत्व है उस पर भी चर्चा करेंगे। बुद्धिजीवियों के बीच गांधी की कैसी अवस्थिति है, इस पर भी हमारे स्पीकर एक के बाद एक आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो मित्रों, आज हम सोपान जोशी को सुनते हैं और हमारे लिए यह खुशी की बात है कि इन्होंने समय निकाला और इस श्रृंखला की शुरुआत सोपान जोशी से हो रही है, जो स्वयं अपने लेखन में सादगी के लिए, गंभीरता के लिए और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। सोपान जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। सोपान जोशी जी, आप सभी को नमस्कार। अर्पण भाई को नमस्कार। पहले तो थोड़ी देर के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हम लोग यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट जोड़ने का कुछ खटर पटर करते रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसीलिए देर हुई, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। जब बात हो रही थी कि ये क्या रखना है, विषय क्या रखना है, गांधी जी को लेकर बातचीत के कुछ तय ढर्रे बन चुके हैं, तो मेरा ये प्रस्ताव था कि उससे हटके जरा बात करें। जो लोग गांधी जी को शास्त्रीय दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से जानते समझते रहे हैं, वो उन पे उस तरह से बात कर सकते हैं। मैं तो वही बात कर सकता हूं जैसा मुझे समझ में आया। तो इसलिए आपके सामने प्रयोग, साहस और सामाजिकता, और इसका मूल ये है कि हम सभी अपनी अपनी तरह से अपने अपने कुएं के मेंढक हैं।
हम अपने कुएं की चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम अपने कुएं से बाहर बहुत ज़्यादा कुछ जान पाते नहीं हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपने कुएं में सीमित रह जाते हैं। हमारी संवेदना, हमारी समझ, ये सब अपने परिवेश से बनती है। तो बचपन में हम लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और आप पाएंगे कि कहानी का स्वभाव ये होता है कि जब सुनने वाला बैठता है तो वो अपना संशय, अपनी शंका, ये सब किनारे रख के सुनने वाले पे भरोसा करके बैठता है कि सुनने वाला जो मुझे बता रहा है वही सत्य है। इसको कई विद्वानों ने अपनी तरह से देखा है। एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं अंग्रेजी के, जिन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये एक तरह का विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। यानी हम अपने मन में जो भी संशय होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं कहानी सुनते वक्त। तो मैं आपको पहले एक बताखड़ा सुनाता हूँ जो हमारी दादी सुनाया करती थी। मैं आज अगर अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ और थोड़ा बहुत अपना काम चला लेता हूँ दुनिया में, तो उसका बड़ा श्रेय हमारी दादी को है। हमारी दादी ने ही हम लोगों को कहानी कहने और उसमें रस लेने के तरीके सिखाए थे। तो हमारा परिवार मालवा से है, तो मालवी में एक बात का बताखड़ा कहा जाता था, और वो शुरू ऐसे होता था कि बबूल का कांटा 3.5 हाथ। तो बबूल का कांटा 3.5 हाथ नहीं होता, लेकिन कहानी शुरू ही ऐसे होती है कि बबूल का कांटा 3.5 हाथ। जैसे खोदी 3 तलाई, तो 2 में नीर नहीं, 1 में पानी नहीं। जे में पानी नहीं थो, ओ में बैठे हो बगलियो कुमार, यानी जिसमें पानी नहीं था उसमें बगुला आके बैठा। बगुला भी कौन? बगुला कुम्हार। बगुला कुम्हार ने घड़ी 3 हांडी, तो 2 फूटी ना, 1 में पेंदो ही नहीं। जे में पेंदो नहीं तो ओ में रांधिया 3 चावल, तो 2 कच्चा ना, 1 सीजो ही नहीं। जो नहीं सीजो तो ओके दी ओ में न्योता 3 बाम, तो 2 भूखा ना, 1 धापियो ही नहीं। जो नहीं धापियो तो ओके दी 3 केड़ी, तो 2 बांझ ना, 1 जने ही नहीं। जो नहीं जनती थी ओके बेची 3 रुपया में, तो 2 खोटा ना, 1 चले ही नहीं। तो जो नहीं चलतो थो ओके दिखायो नाथू सुनार के, तो दिन में रतौंदा है, रात को सूझे ही नहीं। तो 3 थप्पड़ ऐसी मारी कि 2 उकी चुकी, 1 लगी नहीं। उसके बाद हमारी दादी कहती थी ये तो था बताखड़ा, और अब कही जाएगी बात। कजने बात झूठी, कजने बात सच्ची। फौज में नक्कारा, कहानी में हुक्कारा। और ये कह के कहानी शुरू होती थी। ये बात के बताखड़े के कई संस्करण हमारी अलग अलग भाषाओं में चलते हैं। एक बहुत बड़े आदमी अपने यहाँ हुए, गिजुभाई बधेका, जिन्होंने इन कहानियों का संकलन भी किया था। तो यहाँ से देखिए, हम सभी को दुनिया जो समझ में आती है वो कहानियों से समझ में आनी शुरू होती है। और जो बहुत ज्ञानी हैं, जिन्हें दुनिया का, इस दुनिया का, दूसरी दुनिया का 25 तरह का ज्ञान है, उनके बच्चों को भी कहानियाँ ही सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई परमाणु विज्ञान का विशेषज्ञ है तो वो अपने बच्चे को या अपनी बेटी को छुटपन में परमाणु विज्ञान के बारे में बताएगा। नहीं, वो वही कहानी, हम कहानी का एक स्वरूप होता है और उसी से हम चीजें समझना शुरू करते हैं। आज मस्तिष्क विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान के पास इसके बहुत सारे साधन हैं कि वो ये देखते हैं कि जब हम चीजों को जोड़ रहे होते हैं तब हमारे मस्तिष्क में क्या होता है। तो ये बताते हैं वैज्ञानिक आजकल कि हमारी समझ कुल मिला के रूपकों से बनती है, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। तो हमको जो मेटाफर मिलते हैं, उन जो रूपक मिलते हैं, उन रूपकों से हम संसार को समझना शुरू करते हैं, और उन रूपकों से ही हमें अपना अर्थ मिलता है और अनर्थ भी मिलता है। वही कहानियां हमारी इंद्रियों को साधती हैं और उन्हीं से हमको दुनिया समझ में आती है। और ये मैंने आपसे कहा पहले कि साधारण लोगों के लिए तो यही सच्चाई है, लेकिन ये बड़े वैज्ञानिकों पे भी लागू होता है। आज से कोई 100 साल पहले अणु और परमाणु पर बुनियादी वैज्ञानिक काम पूरा हुआ, जिससे हमको ये समझ में आने लगा कि भौतिकी चीजें, उनका जो भौतिक स्वरूप है
वो अणुओं से बना हुआ है। अब आप देखिए इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए, एटम और न्यूक्लियस, ये प्राचीन यूनानी और लातीनी भाषा से आने वाले शब्द हैं जो कम से कम 2-2.5 हजार साल पुराने हैं। यानी जिस समय ऐसे वैज्ञानिक साधन नहीं थे, उस समय भी लोगों को यह पता था कि ऐसा संसार हो सकता है। ऐसे लोग थे जिन्होंने यह विचार किया था कि दुनिया एटम और न्यूक्लियस से बन सकती है। अब ऐसा नहीं है कि यह विचार केवल यूनान या प्राचीन इटली में ही रहा हो, हमारे यहाँ भी ये विचार था, क्योंकि जब ये विज्ञान, नया किस्म का विज्ञान भारत आता है तो उसके लिए शब्द निकल आते हैं। कहीं से अणु आ जाता है, कहीं से परमाणु आ जाता है। ये कैसे आ गए? क्योंकि इन्हें देखने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं वो प्राचीन भारत में, प्राचीन यूनान में नहीं थे। लेकिन लोगों ने ये विचार किया था कि शायद सृष्टि छोटी छोटी चीजों से बनी है, इसीलिए अणु और परमाणु जैसे शब्द हमारे प्राचीन दर्शन में हैं। नास्तिक परंपरा में ये जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। आस्तिक परंपरा में वैशेषिक और वैशेषिक जैसे दर्शनों में ये मिलता है। तो आप पाएंगे हमारा हर फुट्टा एक तरह की कहानी है जिससे हम दुनिया को नापते हैं। हर चीज का आकार अपने लिए जानने के लिए हम कुछ ऐसे मानक लेते हैं जो हमको पहले समझ में आते हैं, और ये कहानी है। इसीलिए हमारी कल्पना का ताना बाना कहानियों से बनता है। इसी से हमारी राजनीति की समझ आती है। ज्यादातर लोगों की राजनीति की समझ अपने परिवार से बनती है। जो परिवार में वो सीखते समझते हुए बड़े होते हैं, वही उनकी राजनीतिक समझ बन जाती है। कुछ लोग, और संख्या में बहुत कम, अपने परिवार से जो उनको राजनीतिक समझ मिलती है उससे विद्रोह करते हैं, लेकिन उस सूरत में भी उनकी समझ अपने परिवार में जो देखा सुना था उससे ही बनती है। इसी आधार पे हम धर्म का, जाति का, अपनी भाषा का, अपने लिंग का, अपनी कुलीनता का, अपनी नस्ल का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का, इनका सबका ताना बाना अपने रूपकों के हिसाब से, अपनी कहानियों के हिसाब से बनाते चले जाते हैं। ज्यादातर इसी में लोगों का जीवन कट जाता है। और हम जिस जगह से दुनिया को देखते हैं, जो हमारी दृष्टि होती है, वह हमारा मंच भी है और वही हमारा कारागार भी होता है, क्योंकि वो हमें एक दायरे में बांध देता है, हमें अपने कुएं का मेंढक बना देता है। तो हम पाते हैं जब कभी हमें कुछ खराब मालूम चलता है, अखबारों में खबर आती है किसी के साथ कुछ अपराध हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ये हुआ वो अपना था या पराया था। आप पाएंगे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल के लिए मैच खेल रही थी ओलंपिक में, और जैसे ही वो मैच में पहुंची तो यहाँ लोगों ने उसकी जाति को सर्च करना शुरू कर दिया। तो उस दिन गूगल में जो ट्रेंड कर रहा था वो उस खिलाड़ी का नाम और उसकी जाति को लेकर प्रश्न था। ये आज भी आप पाएंगे, जो कोई कहीं जीत जाता है या किसी के साथ अपराध हो जाता है। मैं कुछ अखबारों की, पत्रकार हूं तो आदत है कि मैं कुछ पर्चियां काट के रख लेता हूं, तो यहीं रखी हुई थी, मैंने अभी निकाली यही देखने के लिए। अब देखिए अंग्रेजी के अखबार से कुछ हेडलाइन है। ऑर्फन एट 7 reared by daily wager, she will sprint for India at Tokyo। अब ये लिखते वक्त जिन लोगों ने ये हेडलाइन लिखी है उनको ये बताना जरूरी लगा कि एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी भारत के लिए टोक्यो में दौड़ेगी। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि खेलकूद की प्रतिभा इस पे निर्भर हो कि माता पिता का व्यवसाय क्या है। लेकिन आप पाएंगे MBA स्टूडेंट गैंग रेप्ड इन मैसूरू, टेलर्स डॉटर वॉल्ट्स ओवर हर्डल्स टू मेक अ मार्क इन हॉकी।
यानी हम हमेशा पहले जानना चाहते हैं कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, और इसके हिसाब से हम दुनिया को काटते हैं, बांटते हैं और अपने लिए सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि उससे हमको सुविधा होती है। और ये दो धंधों में ये बहुत ज्यादा होता है। पुलिस वाले ये बहुत करते हैं और पत्रकार बहुत करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से उनको लोगों के बारे में कुछ निर्णय लेना पड़ता है। और आप पाएंगे इसकी पराकाष्ठा तो इस तरह के इश्तेहार होते हैं जहां पे ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में उपभोग उस चीज का होगा जो हमारी खबरों में होगा, जो हमारी खबर में नहीं है वो बाजार में बिकेगा नहीं, जिसमें यह बात निहित है कि हमारी खबर भी बिकी हुई है। अब आप हमारे अपने अपने कारागार, अपने अपने मंच से हम देखते हैं तो इसका एक सीधा सा असर यह पड़ता है कि अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है और वो धर्म में या जाति में या भाषा में हमारा अपना है, तो हमारी संवेदना उसके साथ होती है। अगर वो हमारा अपना किसी भी कारण से नहीं है तो हमारी संवेदना उसके साथ नहीं होती। और हम ये मानना नहीं चाहते, लेकिन अगर अपराध करने वाला भी कोई अगर हमारा अपना दिखे तो हम ये चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा बर्ताव हो, उसके साथ करुणा दिखाई जाए। अब इससे ये तय होता है हमारे अपने पराये से। बहुत सुंदर कहानी है प्रेमचंद जी की, पंच परमेश्वर, जिसमें ये अपने पराये का भेद उन्होंने एक बहुत सुंदर, मतलब जैसे कोई अच्छा कथाकार ही दिखा सकता है वैसे दिखाया है। तो इससे ये तय होता है कि हम किसे दंड दिलवाना चाहते हैं और किसके प्रति करुणा चाहते हैं। ये हमारे अपने पराये के द्वंद्व से तय होता है। इसका एक और असर ये रहता है कि जो हमारी अपनी मान्यता है उसको हम पवित्र आस्था मानते हैं, किसी दूसरे की मान्यता को हम अंधविश्वास कहते हैं। तो आप पाएंगे जिसको जो अपने पराये के हिसाब से लगता है, तो लोगों को दूसरों के धार्मिक विश्वास का अपमान करना, कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एकता और मनुष्य की एकता और मानवता के लिए झंडा गाड़ दिया है, जबकि मानवता कोई इतनी अच्छी चीज हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। मनुष्य को इतनी अच्छी चीज नहीं है कि मानवता को हम एक सुंदर विशेषण मान लें। जो प्राणी हमारी वजह से विलुप्त हो गए हैं उनसे अगर हम पूछेंगे कि मानवता क्या है तो बताएंगे कि प्रलय का रास्ता है, लेकिन हम फिर भी मानवता को बहुत ऊंचा मानते हैं, अपने आप को ऊंचा मानते हैं। और दूसरों के अंधविश्वास पे हमको उसकी आलोचना करना, उसे नीचा दिखाना अच्छा लगता है, और अपनी विश्वास को हम चाहते हैं सामने वाला आस्था के रूप में देखे। तो ये इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। सड़क पे कभी कोई गलती हो जाए और पुलिस वाले आपको, लोगों को रोकें, तो जिस तरह से बात होती है वो आप देखिएगा। लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उनके साथ करुणा से बर्ताव हो। अगर पुलिस वाला ये कह भी दे कि आपने गलती की है और ये हो जाए तो कहते हैं छोड़ दीजिए, आज इस बार छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए वही चीज करता हुआ जो हमारा अपना नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि यहां उनको सबक सिखाना चाहिए। आखिर कानून को यही तो मौका है कि कानून को एक उदाहरण सामने रखना चाहिए लोगों के। अब हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें लोग जब देखें तो हमें समझने का प्रयास करें, करुणा से देखें, प्यार से देखें। लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम उनकी परिभाषा बनाना चाहते हैं। ये ऐसा है क्योंकि इसने ऐसा किया था। ये मनुष्य स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूं तो इससे मैं मुक्त हूं, मैं भी इसी मिट्टी का गढ़ा हुआ हूं, ये मुझ में भी है। तो ये आगे कहां जाता है? इसके बाद आती है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा इसलिए बनी है, हमारे आज का जो शिक्षा तंत्र हम मानते हैं वो एक बड़ा बदलाव हमारे देश में 1830-35 में आ रहा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना काम करने के लिए लोग चाहिए थे। तो उसने एक ऐसा शिक्षा तंत्र बनाया था जिससे उसे आज्ञाकारी क्लर्क मिल सके, आज्ञाकारी नौकर मिल सके। तो आप पाएंगे आज भी हमारी शिक्षा का कारण कंपटीशन की परीक्षा, नौकरी, करियर,
इसके आगे हमारी शिक्षा नहीं जाती। वो जो 150 साल का इतिहास है वो आज भी चल रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमारे स्वतंत्र राजनीतिक और आर्थिक तंत्र ने यह स्वीकार कर लिया कि पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी के लिए ही है। और ये यहां तक चला जाता है कि बहुत ताकतवर जातियां बहुत हिंसक आंदोलन कर देती हैं क्योंकि उनको उन नौकरियों में जगह चाहिए। यानी हम ऐसे हो चुके हैं कि हम अपना रोजगार भी खुद नहीं बना सकते। और आरक्षण की बात यहां शुरू हुई थी कि जो लोग कमजोर हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाए। आरक्षण एक बहुत बड़ी सामाजिक विषमता को का सामना करने के लिए एक बहुत छोटा समाधान है। जो ये विषमता उसी को पता लगती है जो भोगता है, जो नहीं भोगता उसको इसका अंदाजा नहीं लगता। तो पढ़ाई लिखाई भी हमको कोई अपने कुएं से बाहर नहीं निकालती, बल्कि और हमारे कुएं में गहरा डालती है, जिसमें हम कंपटीशन, कैरियर, इस सब में फंस के रह जाते हैं। तो यहां से सवाल आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्व क्या है, मेरे स्व का अर्थ क्या है, यानी मेरा स्वार्थ क्या है। क्या मेरे स्व में दूसरे शामिल हो सकते हैं? क्या मेरा स्व चलायमान हो सकता है? क्या हम किसी दूसरे के साथ एकाकार हो सकते हैं? क्या हम अपने भीतर से निकल के कोई यात्रा कर सकते हैं? हमारा चित्त ये चाहता है कि हमें, जब गर्मी ज्यादा होती है तो हमें बारिश चाहिए, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तब हमें हेमंत चाहिए, शिशिर चाहिए। हमें एक स्थिति में ज्यादा समय रहना अच्छा नहीं लगता। और आप देखिए, जो दो सबसे मुख्य रस माने गए हैं नाट्य शास्त्र में, वो श्रृंगार और हास्य हैं। और ये दोनों रस ऐसे हैं जो हमें अपने आप से निकाल के दूसरों से मिलने के लिए बाध्य करते हैं। श्रृंगार हमें किसी प्रिय के लिए सजना संवरना, उसे रिझाने के लिए तैयार करता है। यानी हमारी चेतना के केंद्र में कोई दूसरा आता है, हम खुद नहीं होते। और हास्य भी यही करता है, हम उन्हीं लोगों के साथ हंस सकते हैं जिन्हें हम कहीं अपना माने। और सारा रस का शास्त्र ये बताता है कि हम दूसरों के साथ तन्मय होने में आनंद पाते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक प्रचार प्रसार के तंत्र हैं, फेसबुक या जो भी आजकल सोशल मीडिया चलता है, हम ऑनलाइन बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें अपने कुएं में और गहरा दबाता है। क्योंकि कैसे होता है इसका एक उदाहरण लेते हैं। मैं बार बार इसका हर जगह यही उदाहरण इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत काम का लगता है। पहले लोग बात बात में ये कहा करते थे, राम जाने या अल्लाह जाने क्या हुआ वहां पे, रब जाने कितने लोग आए थे, कौन जाने क्या हुआ था। ये लोग तकिया कलाम की तरह बार बार कहते थे। मैंने बहुत सुना है ये अपने बचपन में, और मेरे देखते देखते ये गायब हो गया। हमने ये कहना बंद कर दिया कि हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल हर किसी के पास, जिसके पास मोबाइल फोन है, वह सब कुछ जानता है। वह एक और बड़ा अंतर है, आगे चलने से पहले उसकी बात करने। पहले हम जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे वो अखबार से या पत्रिका से सामग्री पाते थे, जहां पे किसी संपादक ने यह तय किया है कि आपके लिए जरूरी है कि आप ये भी जान लें, ये भी जान लें, ये भी जान लें। तो आपके पास एक विविध परिवेश की सामग्री आती थी। डिजिटल साधनों पे पढ़ने का एक असर यह होता है कि ये साधन हमेशा ये देखते हैं कि आपने क्या किया है और उसकी एक स्मृति बनाते हैं, और फिर वो आपके सामने वही रखते हैं जो आपने पहले किया था। यानी जो आपके विचार से मेल खाता है उसी से आप बात करेंगे, उसी की कही हुई बात सोशल मीडिया पे आपके सामने आएगी, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कह रहे हैं। हम अपने अपने कारागार में और फंसते जा रहे हैं, और
इससे निकलने का कारण कोई आदर्शवाद नहीं है। ये आदर्शवाद की कसौटी नहीं है कि हम इससे निकलें। हमारा मानसिक स्वास्थ्य इस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर है कि हम इस कारागार से कैसे निकल सकते हैं। और पहले जब लोगों के पास इतनी जानकारी, इतनी सामग्री, पढ़ने लिखने के इतने साधन नहीं थे, तब आन गांव का संत एक कहावत चलती थी। उसका कारण यह था कि बहुत ज्यादा लोगों को यात्रा करने को नहीं मिलती थी, और यात्रा के कोई बहुत साधन भी नहीं थे। यात्रा बहुत कठिन थी। कोई भी यात्रा के लिए जाता, तीर्थ यात्रा के लिए जाता, अगर 4 धाम करके आया, हज करके आया, जिस भी तीर्थ से होकर आया, तो लोग उसको सम्मान से देखते थे कि इसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो उसकी बात ध्यान से सुनते थे। अब आप आज पाएंगे कि आज साधन बहुत हो गए हैं, यहां से वहां चलना आसान हो गया है, लेकिन यात्रा कम हो गई है, पर्यटन बढ़ गया है। पर्यटन जब बढ़ता है, पर्यटन और यात्रा में मूल अंतर मैं ऐसे समझता हूं कि पर्यटन में आप किसी दूसरी जगह पर वह अनुभव प्राप्त करते हैं जिसके लिए आपने मोल पैसा दिया है, जबकि यात्रा अपने आप, अपने परिवेश से बाहर निकलना है, अपने कुएं से बाहर निकल के किसी दूसरे कुएं में जाकर दुनिया देखना है। तो आज पर्यटन अधिक है, यात्रा बहुत कम है। चाहे आप बहुत तेजी से यहां से वहां पहुंच जाएं, आप पूरी दुनिया का भ्रमण कर लें। ये एक पुरानी कहावत है जो एक फ्रेंच लेखक मार्सेल प्रूस्त के नाम से चलती है, जो यहाँ पे दोहराने लायक है। आगे चलें उसके पहले देखिए, जरा सा मुझे उसको निकाल लेने दीजिए। जी, मार्सेल प्रूस्त ने ये लिखा था, उसकी ये एक तरह से जो उन्होंने लिखा था उसका सार है। थोड़ा लंबा है वो हिस्सा, मैं केवल एक वाक्य में उसको निकालूंगा। जी, the real voyage of discovery consists not in seeking new landscape but in having new eyes। यानी अगर हम कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो केवल स्थानांतरण से हम नहीं जान पाएंगे। हमें नई आंख चाहिए, चीजों को समझने की दृष्टि नहीं चाहिए। अब अगर तो हम, एक तो हमारे स्वभाव की संकीर्णता है कि हम सब कुएं के मेंढक हैं, और आज हम ऐसे साधनों में लिपटे हुए हैं जिनमें जो हमें और संकीर्ण बनाते हैं, जो हमें उन्हीं लोगों के पास लेके जाते हैं जो हमारे जैसे हैं। तो हम अपने जैसों के साथ खाते पीते हैं, अपने जैसों के साथ बात करते हैं, वही बात करते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। हम असुविधा नहीं उठाना चाहते, और उदार मन बनाने के लिए असुविधा उठानी पड़ती है। बिना असुविधा के कोई आज तक कोई कुछ सीख नहीं पाया है। अब असुविधा का आपको उदाहरण चाहिए तो महिला होना हमारे संसार में एक बहुत बड़ी असुविधा है। महिलाएं जो कर सकती हैं उसकी सीमा है। 25 तरह की महिलाओं पे, 25 तरह के अंकुश महिलाओं पे रहते हैं। कोई भी महिला आपको बता देगी, मतलब पुरुष होना सुविधा मानी जाती है हमारे समाज में। लेकिन अच्छा, सभी समाजों में सबसे अच्छा भोजन सबसे पहले और सबसे ज्यादा पुरुषों को दिया जाता है, किंतु लगभग सभी समाजों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 5 साल ज्यादा जीती हैं, और इतनी ज्यादा कठिनाई उठाने के बावजूद महिलाएं ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। तो ये क्या कारण है? हमको ये यही बताता है कि असुविधा में जीवन ज्यादा आनंदकर हो सकता है। जबकि हमने आजकल, चाहे आप धार्मिक विश्वास रखते हो चाहे ना रखते हो, लेकिन हमने असुविधा का एक बहुत बड़ा धर्म अपने आसपास खड़ा कर लिया है, जिसमें सुविधा के भगवान की हम पूजा करते हैं। तो अगर कोई बड़ा जीवन होता है, हमें
कोई इतना बड़ा जीवन दिखे जिसका चर्चा दुनिया के कई हिस्सों में होता हो, तो उसे समझने के लिए हमें अपना दायरा बड़ा करना पड़ता है, हमें अपनी कल्पना की मांसपेशियों को खींचना पड़ता है। ये असुविधाजनक काम है। तो हम सुविधाजनक काम ये करते हैं कि हम उसे समझने के लिए अपने आप को बड़ा करने की बजाय उसको अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं। तो गांधी को समझने में मेहनत लगेगी, तो उससे अच्छा ये है कि आपकी जो रुचि है उसमें आप किसी न किसी तरह गांधी को, जैसे पहले बस्ते में ठूस ठूस के किताबें भरी जाती थी, ऐसे बांट दीजिए। और आप पाएंगे बहुत सारी गांधी जी पे बातचीत ऊबे हुए लोग दूसरों को उबाते रहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी आदर्शवाद की बात होती है। तो समाज में ये एक तरह का ऐसी छवि बन गई है कि गांधी जी कोई बहुत ही उबाऊ आदर्शवादी व्यक्ति थे। आप उनका जीवन पढ़ेंगे तो पाएंगे ऐसा है नहीं, बहुत आनंदकर उनका जीवन था, बहुत बड़ा जीवन था। और हम में से एक तो वैसा जीवन आधुनिक काल में तो कोई दूसरा है नहीं, लेकिन उसका एक अंश भी अगर हमें मिल पाए तो हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, ज़्यादा आनंद पा सकते हैं और थोड़ा अपना जीवन संवार सकते हैं। तो उसके लिए 3 छोटे छोटे शब्द आज की बातचीत के लिए मैंने निकाले हैं। अर्पण भाई अगर सुन रहे हो तो एक बार उनसे ये निवेदन है कि आधा घंटा हो गया है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने लगभग 7:44 पे बातचीत शुरू की थी, तो मुझे समय के लिए पहले से टोक दें। अगर दूसरे लोग कुछ पूछना चाहते हैं, बात हम वहां ले जाना चाहते हैं, तो हम वहां ले जाएंगे। तूफान जी पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है जी बढ़िया। तो गांधी जी को समझना असुविधा है। गांधी जी को समझने के लिए हमें अपने आप को बड़ा करना पड़ता है। वो बड़ा करने की बजाय आसान ये रहता है कि उनको हम अपनी शीशी में उतार लें, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। चालू फायदा हो सकता है, हम किसी और को नैतिकता और आदर्शवाद के भाषण दे सकते हैं, किसी को गलत सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे हम बड़े नहीं होंगे, उससे हम समृद्ध नहीं होंगे। जबकि ये 3 शब्द जो मैं आपके पास रख रहा हूं, ये बहुत बड़े गांधी जीवन में से निकालने लायक अगर कुछ चीजें चुने तो ये कुछ उपयोगी चीजें हैं। तो पहला मूल्य है प्रयोग। और प्रयोग कौन करता है? मैं ये बार बार लोगों से पूछता रहता हूँ, आजकल जहाँ कहीं जाना होता है, मिलना होता है लोगों से, तो पहले पूछो प्रयोग कौन करता है, लोग कहते हैं वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रयोग क्यों करते हैं? उनका काम है। तो ये एक तरह से प्रयोग, क्योंकि हमको एक बड़ा शब्द लगता है, तो उसको हम अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर प्रयोग को अपने आसपास ले आएंगे तो फिर अपना जोखिम बढ़ जाएगा, फिर खुद कुछ करना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत छोटा सा जवाब ये है कि प्रयोग वह करता है जो ये स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता। प्रयोग करने की बुनियादी आवश्यकता यह है कि आप माने कि आप नहीं जानते। जो नहीं जानता वो जानने के लिए प्रयोग करता है, ताकि वह पता कर सके कि ये क्या है मामला। और ये अज्ञान वैसा अज्ञान नहीं है जिसमें लोग मान लेते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। ये एक तरह का चैतन्य अज्ञान है जो कई समाजों में साधारण लोगों में सहज रूप से रहा है। लोग ये जिम्मेदारी नहीं मानते थे कि सब कुछ हम जानते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास है वो कहता है भाई ईश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानना मेरा काम नहीं है। जो जीवन के विवर्तन में, एवोल्यूशन में विश्वास करता है, तो वो कहेगा कि प्रकृति ने बनाया, सृष्टि ने बनाया, सृष्टि जानती है सब कुछ, सब जानना मेरा काम नहीं है। तो चैतन्य वही होता है, ये एक तरह का चैतन्य अज्ञान है जो जिसमें यह बोध रहता है कि हम जो भी जानते हैं वो कम है और हमारे ज्ञान की सीमा है। अब आप देखिए, प्रयोग में योग निहित है। योग का मतलब जोड़ना है। तो हम
अपने अनुभव को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं। और गांधी जीवन ऐसा है कि वो पूरा का पूरा जीवन एक प्रयोग है। यानी गांधी जी ने पहले खुद ये माना होगा कि वे नहीं जानते, और नहीं जानते हैं इसलिए प्रयोग करके वे जानेंगे। और वे उनके प्रयोग ऐसे थे कि उनका पूरा जीवन ही प्रयोग बन गया। उनकी आत्मकथा का शीर्षक ही सत्य के प्रयोग है। तो प्रयोग करने वाला, प्रयोग करने की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो हमें अपने कुएं से बाहर निकाल सकती है, हमें अपने आप से बड़ा बना सकती है, हमें दूसरों के साथ एकाकार होने का आनंद दे सकती है। और प्रयोग धर्मिता के लिए सबसे बड़ी चीज जो उसकी पहली कसौटी है, वह यह मानना है कि हम नहीं जानते। विनम्रता की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं। दूसरा आज का शब्द है साहस। साहस इसलिए है कि हमारी दुनिया सुविधा और असुविधा में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये मान लिया गया है कि सुविधा ही आदर्श है। हम एक तरह से सुविधा की आइडियोलॉजी में जी रहे हैं। जो लोग सामाजिक काम भी करना चाहते हैं वो कहते हैं कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों के लिए सुविधाजनक हो, जो लोग खरीद सकें, जिससे कुछ रास्ता आगे निकल जाए। पत्रकारिता में लगभग लोग आजकल मेज ठोक ठोक के टीवी स्टूडियो में कहते हैं कि आप नकारात्मक बात मत कीजिए, व्हाट इज द सोल्यूशन, हमें ये बताइए कि समाधान क्या है। जैसे समाधान प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। अधिकार में साधना निहित है। जो साधना करता है वो अधिकार का भागी होता है। लेकिन आज ये मान लिया जाता है कि हर किसी के पास, जिस किसी के पास टीवी है या मोबाइल फोन है, उसके पास सब कुछ जानने का अधिकार है। तो उसे तो सत्य नहीं मिलता जो अपना ऐसा परम अधिकार सत्य पे मानता हो। सत्य उसे मिलता है जिसमें असुविधा का सामना करने का साहस हो। असुविधा का क्यों? प्रयोग, मैंने आपसे कहा कि प्रयोग ये मान लेता है कि, प्रयोग करने वाला मान लेता है कि मैं नहीं जानता, करके देखते हैं, पता लग जाएगा। साहस इसलिए चाहिए होता है कि अगर आपने प्रयोग करने का निश्चय कर लिया है तो उसे प्रयोग करने के लिए बाहर निकलना, उसके लिए साहस चाहिए। वो असुविधा उठाने के लिए साहस चाहिए। पर्यटन करने के लिए कोई साहस नहीं चाहिए। आप टिकट बुक कीजिए, होटल बुक कर लीजिए, आप वहां जाके आप जैसा भी अनुभव चाहते हैं उसका आप उपभोग कर सकते हैं। आप वो मजा मार के आप वापस आ सकते हैं। आप जो जैसे वहां गए थे उससे हो सकता है थोड़े तनाव मुक्त होकर लौट आए, लेकिन फिर आप फिर से तनाव की तैयारी में लग जाएंगे। यात्रा करना यानी असुविधा उठाना, ये हमको बदलता है और भीतर से बदलता है। जब हमें यह पता लगता है कि दूसरे लोग कैसे हैं, दूसरे लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो आपको इसमें गांधी जीवन से कुछ उदाहरण देता हूं। चंपारण सत्याग्रह के समय आचार्य कृपलानी को घोड़ों का शौक था, तो वो कहीं एक घोड़ा आजमा रहे थे, वो घोड़ा बिदक गया, तो एक महिला को थोड़ी चोट वोट लग गई। वहां कोई पुलिस वाला था जिसने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। तो इतने सारे वकील थे गांधी जी के आसपास, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि वकील जाएंगे उनको छुड़ा के ले आएंगे। गांधी जी ने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, जेल जाओ। क्यों? जेल की असुविधा क्यों उठानी है? क्योंकि गांधी जी ने ये देख लिया था कि चंपारण में लोग अंग्रेजों से इस तरह डरे हुए थे कि कोई अनजान आदमी जब गांव में आता था तो लोग अपने घर छोड़ के चले जाते थे। तो ये लिखा है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कि जो लोग इतने डरे हुए हैं, आप उनकी क्या मदद कर सकते? तो सबसे पहले तो उनका डर निकालना पड़ेगा। डर कैसे निकालेंगे? डर का उल्टा क्या है? साहस। साहस से हम अपने डर से बाहर आते हैं। और ये एक बात, इसकी बात नहीं होती, क्योंकि
गांधी जी ने अपनी सारे संदेश इतने छोटे करके दे दिए हैं कि हम सत्य और अहिंसा तो जानते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद जिन चीजों पे है वो हमें कभी उतने अच्छे से दिखती नहीं है। सत्य और अहिंसा की बुनियाद साहस में है। जिसमें साहस नहीं हो वह व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। और ये साहस मूछ मरोड़ने का या किसी और को नीचा दिखाने का दंभ नहीं है, ये साधारण लोगों का साहस है। ऐसे चित्र हैं कई आंदोलनों के, स्वतंत्रता आंदोलन के समय के, जिसमें आप साधारण महिलाओं को पुलिस वालों के सामने एकदम आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। जैसे चित्र उसके पहले के नहीं मिलेंगे शायद। ये कैसे है? आजकल तो कई लोगों को इसमें आनंद आता है कि खादी का अपमान किया जाए। वो ये भूल जाते हैं खादी का अपमान करना भारतीय महिलाओं का अपमान है, क्योंकि खादी का ज्यादातर काम महिलाएं करती थी और अपने घर के 25 दूसरे काम के साथ करती थी। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत आजाद किसने कराया, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि साधारण लोगों ने जब साहस दिखाना शुरू किया तब हम राजनीतिक आजादी के पात्र बने। उसके पहले हम नहीं थे, उसके पहले ये हमारी पात्रता नहीं थी। तो ये साहस कहां से आता है? ये साहस असुविधा उठाने की प्रतिज्ञा से आता है। हम जेल चले जाएंगे, नहीं डरना हमको। आप अगर हमें डराने की कोशिश करेंगे, हम डरने के लिए नहीं बैठे। आप हमसे सब छीन लेंगे तो भी हम असुविधा उठा लेंगे। उस समय आप आजादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो साहस हमें बहुत जरूरी है आज, क्योंकि आज हमें डराने वाला खुद अपना समाज का एक हिस्सा है, जो किसी न किसी कारण से हमें नीचा दिखाना चाहता है, या जिसको ये लगता है कि हमें पराजित करके उसकी विजय होगी। उसे ये नहीं दिखता कि हम एक साथ हैं। किसी और की पराजय से अपनी विजय करना किसी स्वस्थ समाज में नहीं होता। और आप अगर ये शब्द देखेंगे, विजय और पराजय, तो जब तक कोई हारे नहीं तब तक किसी की विजय नहीं होती। लेकिन जय ऐसा शब्द नहीं है। जय सबकी एक साथ हो सकती है। उसमें वी का भेद नहीं होता कि किसी को अलग करके जीतना होगा तो कोई और अलग करके हराया जाएगा। ये अजय का पाठ है और ये साहस से आता है, उस साहस से आता है जो साधारण लोगों में आ सकता है। तीसरा शब्द सामाजिकता। सामाजिकता क्या है? क्या कोई भीड़ एक समाज है? कहीं लोग 100, 50, 200, 300 लोग मिलके किसी को पीट पीट के मार दें तो वो समाज कहलाएंगे क्या? या किसी अपने लोगों को हरा के, अपमानित करके, किसी भी कारण से, कि तुम्हारा धर्म हमें पसंद नहीं, तुम्हारी जाति हमें पसंद नहीं, तुम्हारी भाषा हमें पसंद नहीं, तो ये जो इस तरह का अपने पराये का भेद करता है वो समाज नहीं हो सकता। हमारे यहाँ समाज शब्द जाति के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन समाज केवल जाति नहीं है और ना मनुष्य अकेला प्राणी है जो समाज में रहता है। हम प्रकृति को देखें तो न जाने कितने जीव जंतु हैं, न जाने कितने वनस्पति हैं जो समाज में रहते हैं। और आजकल पिछले कोई 10, 15, 20 साल में बहुत सारा नया शोध निकल कर आया है जो यह दिखलाता है कि वनस्पति भी समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। बड़े पौधे कूपलों के प्रति वही भाव रखते हैं जो हमारे घरों में हम अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। बड़े पौधे छोटे पौधों को भोजन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जब खतरा हो तो उनको खतरे से चेताते हैं, खतरे के प्रति चेताते हैं। ये वनस्पति में होता है और इसका विज्ञान बहुत नया है। ये बहुत हाल के सालों में ऐसे प्रयोग वैज्ञानिक बना पाए हैं जिससे ये सिद्ध कर पाए कि वनस्पति भी समाज में रहते हैं और उनका भी सुख दुख होता है, जिस सुख दुख को वो आपस में बांटते हैं।
एक दूसरे के साथ उसको कष्ट को सहते हैं, अगर सुख हो तो एक दूसरे के साथ उसको मनाते भी हैं। तो समाज को ये नहीं हो सकता कि हमें अपनी जाति वालों के साथ रहना है या अपने धर्म वालों के साथ रहना है। और ये मेरी समझ में गांधी जीवन का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तब वे एक नाकामयाब वकील हैं जो बंबई में अपनी वकालत जमाने की कोशिश करते हैं, और जब वकालत नहीं चलती है तो लौट के राजकोट आ जाते हैं, और राजकोट में बहुत छोटा किस्म का वकालत का काम करते हैं जो करने की उनकी कोई ऐसी, जो उनको अपमानजनक तक लगता था। और फिर एक मौका आता है कि क्या आप दक्षिण अफ्रीका चलेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जैसा अपना कोई नहीं है, उनके धर्म के लोग नहीं हैं, उनका भोजन उनके साथ करने वाले लोग नहीं हैं, उनकी अपनी भाषा के लोग बहुत कम हैं। कुछ सौराष्ट्र के व्यापारी हैं जो सब मुसलमान हैं, लेकिन कम से कम वो सौराष्ट्र की भाषा तो जानते हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय लोग वहां ऐसे हैं जो उनकी भाषा नहीं जानते। धर्म के जाति के मामले में उनकी अपनी जाति का कोई वहां उनके साथ नहीं। हर तरह से गांधी जी ऐसे लोगों में हैं जो उनके अपने नहीं हैं। और 1 साल के भीतर गांधी जी अपने मुवक्किलों को यह समझाते हैं कि अगर अदालत में झगड़ा करते रहे तो जीते कोई भी, हार दोनों की निश्चित है। तो वो ये समझाते हैं दोनों लोगों को जो पहले साथ में व्यापार करते थे, उन्हें यह धीरे धीरे 1 साल में समझाते हैं कि समझौता कर लें अदालत के बाहर, और एक दूसरे से अगर हार जाएं तो दोनों जीत सकते हैं। और ये गांधी जीवन का एक जो सामाजिकता की बात है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम गांठ बांध के अपने साथ रख सकते हैं। जो लोग एक दूसरे से प्यार से हार सकते हैं वो दूसरों पे जीत सकते हैं, और वो दूसरों पे जीतने से ज्यादा दूसरों का मन जीत सकते हैं। ऐसी मनजीती अगर हमें मिले तो मेरा एक मित्र हुआ करता था मंजीत, उसकी याद आ गई मुझे। ये साथ मिलके हारने की प्रतिबद्धता आज हम पाते हैं गांधीवादी संस्थानों में भी नहीं। गांधीवादी संस्थान भी जो गांधी के नाम पे काम करते हैं वे भी आज राजनीतिक अखाड़े बने हुए हैं, और हम पाते हैं कि साथ में एक दूसरे से हारना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का मन जीतना, ये भाव उन संस्थानों में भी नहीं है जिनमें से कुछ तो गांधी जी के अपने बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां भी राजनीति और राजनीतिक ज्ञान बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसका पराये लोगों के साथ रहने का गांधी जी पे असर क्या पड़ता है? पहले तो उनको ये दिक्कत आती है कि अकेले बैठ के खाना खाना है। धीरे धीरे उनको कोई शाकाहारी रेस्तरां मिल जाता है, तो शाकाहारी रेस्तरां में भोजन करना नए दोस्त बनाने का कारण बन जाता है। अब आप पाएंगे बहुत अलग अलग तरह के लोग गांधी जी के दोस्त वहां बनते चले जाते हैं। जब गांधी जी का सरकार से वहां झगड़ा होता है तब गांधी जी के साथ रहना धनवान लोगों के लिए भारी पड़ गया था, तो उनके पुराने दोस्तों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया था। इस समय ज्यादातर जो उनके सहयोगी थे बहुत गरीब तबके के लोग थे जिनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने उनमें भी ऐसी हिम्मत बढ़ा दी थी कि एक वलियम्मा नाम की एक 16 साल की लड़की का जिक्र आता है जो अपनी माँ के साथ सत्याग्रह में चली गई थी 2013 के, और क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे तो उनको लगा कि हमारे परिवार को भी इसमें जाना है। जेल में जब उसको जेलर ने उसको प्रलोभन दिया कि तू मेरी यह बात मान ले तो मैं तुझे जल्दी छोड़ दूंगा, उसने मना कर दिया। जेल में बीमार पड़ गई लड़की, 16 साल की लड़की जब तक बाहर आई तब तक उसका शरीर, उसका मतलब अस्थि पंजर उसके दिखने लगे थे। बाहर आती है तो गांधी जी उससे मिलने जाते हैं, उससे कहते हैं कि लड़की तूने क्या किया है। उसको देख के उनकी गांधी जी बिल्कुल
घबरा जाते हैं कि इसकी क्या हालत होगी, तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अरे अपने लोगों के लिए करना पड़े तो क्या जाता है। और उसके 3 दिन बाद वली अम्मा मारी गई। अब आप पाएंगे गांधी जी ने वली अम्मा के बारे में विस्तार से लिखा, लेकिन हमने इन लोगों को याद करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि साहस का ठेका उन्हीं का होता है जो सामने वाले का अपमान करें और अपनी मूंछ पे ताव दें। ऐसा जरूरी नहीं है। साहस साधारण लोगों का भी होता है, केवल हम उसे साहस नहीं मानते क्योंकि हमारी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, यानी हम अपने कुएं में बैठे हुए हैं, हम अपने कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहते। देखिए, जो भी भगत सिंह का वर्णन मिलता है, जो लोग भगत सिंह से मिलने गए थे वो ये बताते हैं कि भगत सिंह बातचीत में बहुत विनम्र आदमी थे, बहुत हल्की आवाज में दूसरों का सम्मान करके बात करते थे। लेकिन आप पाएंगे भगत सिंह का नाम लेके लोग आज दूसरों का अपमान करना अपना काम समझते हैं। उन्हें ये ध्यान नहीं कि वो 23 साल का युवक और उसमें मतलब वो लाला लाजपत राय से कहीं एक मत नहीं था भगत सिंह, लेकिन लाला लाजपत राय के मान की रक्षा के लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया। यानी जिससे एक मत नहीं था उसके लिए ऐसा सम्मान, उसके लिए ऐसा अपनापन। और आप पाएंगे जो भी लोग अपने अपने जीवन में बड़े होते हैं वो दूसरों को अपनाना सीख लेते हैं। दूसरों को अपनाने के तरीके क्या हैं कि हम प्रयोग करें, हम साहस दिखाएं और हम में ऐसी सामाजिकता हो जो परायेपन की ओर ना ले जाए, हमें अपनेपन की ओर ले जाए। हम पराये को भी अपनी आंख से देखना सीख सकें। अगर हम ये कर पाते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि हम नहीं जानते और प्रयोग करके मालूम कर लेंगे, तो सत्य हमें अभी नहीं तो थोड़ा आगे पता लगेगा, हमारी मदद करेगा। अगर हम ये साहस दिखाते हैं कि हम अपने दायरे से बाहर निकलें तो हम अपने कुएं से बाहर निकल सकते हैं। और अगर हमें परायों को अपनाने की सामाजिकता हो तो हम अपने कुएं से दूसरों के कुओं तक जा सकते हैं, दूसरे मेंढकों के साथ टर्र टर्र टर्रा सकते हैं और उस टर्राने में एक सुंदर संगीत होगा, उसमें कुछ कर्कश नहीं होगा और उसमें ये क्षमता होगी कि हम अपना जीवन कुछ अच्छा बना पाएं। क्योंकि आप देखिए, हमने पहले बात हो रही थी कि हमारा शिक्षा तंत्र ऐसा बन गया है कि वो कंपटीशन और परीक्षा और नौकरी और करियर के आगे देख नहीं पाता। लोग एक बार ये पा लेते हैं तो भी उनको कोई बहुत सुख और चैन मिल जाता हो, ऐसा तो नहीं है। जो सबसे ज्यादा नए पैसे के इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा नए आश्रम खुल रहे हैं जहां लोग जाके ये कहते हैं कि उनका मन ठीक नहीं है। लोग पैसा चुका के सांस लेना भी सीखते हैं आजकल। कोई ये नहीं पूछता कि दूसरे लोग सांस कैसे लेते हैं। और सुख दुख तो हम में से हर किसी के सामने आता है। तो अपनी सहजता में रह के हम अपने सुख को सहने लायक बना सकते हैं, अपने दुख को सहने लायक बना सकते हैं, दूसरों का दुख बांट सकते हैं, अपना सुख बांट के उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सहज तरीके हैं जो गांधी जी के बहुत बड़े जीवन में से हम कुछ कुछ फूल अगर चुने तो हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी और से तर्क करके उसको गलत सिद्ध करके खुद को सही सिद्ध करने में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना जीवन समृद्ध करेंगे तो अपने आसपास के लोगों का जीवन भी समृद्ध करेंगे और उसमें परायेपन की कटुता कम होगी, किसी की पराजय करके अपनी विजय करने की इच्छा कम होगी और उसमें हम लोग साथ में अपना जय जय कर सकते हैं। समय काफी हो गया है, मुझे ये बता रहा है कि लगभग 45 मिनट हो गए हैं। तो अर्पण भाई, अगर आपकी अनुमति हो तो बातचीत को यहाँ रोका जाए और कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे, मैं अब तक प्रश्न इत्यादि देख नहीं रहा था, लेकिन अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो जवाब देंगे और कोई जरूरी नहीं है कि सवाल हो ही। जी, टिप्पणियां तो
कई सारी हैं जो आपकी जी बातचीत से निकल कर आई हैं और हमारे तमाम जी मित्रगण जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। हम्म, रश्मि रावत जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जी वह कह रही हैं कि एकल वक्तव्य में समय की इतनी परवाह क्यों? कहीं न कहीं यह आपके वक्तव्य की सफलता है कि मित्रगण इसे इतने ध्यान से सुन रहे हैं। और मित्रों, जी जब कोई इस तरह का बिल्कुल सरल भाषा में और एक किस्सागोई शैली में कोई कुछ कहता है और सीधे विषय के साथ जुड़कर भी हमारे आज को संबोधित करता है, तो वह वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, समसामयिक हो जाता है। तूफान जोशी आज यही कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इन्होंने इशारा किया। और अभी बिल्कुल अंत में यह कह रहे थे कि कैसे नए लोग तमाम तरह के धन और संपदा को कमाकर भी कैसे अशांत हो जाते हैं या कितने दबाव में हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि हम कहीं न कहीं संतोष की ओर भी बढ़ें और कुछ इस तरह से उपक्रम करें जहां पर्यटन और यात्रा के अंतर को भी समझ सकें। और जिन असुविधाओं की बात हुई या जो बिल्कुल जिन प्रयोगों की बात हुई कि असुविधा के साथ रहते हुए हम कैसे प्रयोग करें, यह महत्वपूर्ण है। तो ऐसे और कई प्रतिक्रियाएं आई हैं सुपान जी, मैं कुछ और रख दूं। कोई और ऐसी बात याद आ रही हो तो वह भी आप अभी यहाँ पर देखिए, रश्मि जी ने कुछ कहा है, रश्मि जी ने हाँ। ही कहा है, उन्होंने कहा है कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी आवाज में इतना धीरज, इतना ठहराव है, ये कैसे लाया जाए। देखिए, मैं किसी और के लिए ये बात नहीं, इसकी कोई ऐसी कुंजी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये पुड़िया खा लीजिए और हो जाएगा। लेकिन हमको ये सिखाया गया है, हमको ये सिखाया गया था कि अपनी बातचीत में और अपने लेखन में किसी को प्रभावित करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी को प्रभावित करने की इच्छा में हम, ये एक तरह का मैच फिक्सिंग है कि हम बोलते हुए ये चाहते हैं कि हमें प्रशंसा मिल ही जाए या लोग हमसे एकमत हो जाएं। और एकमत होना कतई जरूरी नहीं है, साथ रहना, साथ काम करना जरूरी है। एकमत होने की तो कभी कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, बल्कि मत तो ऐसी चीज है जिसमें भेद ही होता है। और आप मतदान भी कर सकते हैं, मतदान में भी मतभेद ही होता है। और हमें चाहिए सम्मति। तो अगर हमें सम्मति चाहिए तो फिर अपना मत बताना, दूसरों के मत को गलत सिद्ध करना, ये इससे बचना जरूरी है। और अगर किसी को प्रभावित करने की इच्छा नहीं है तो जो समझ में आता है वो बता सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ बात आप लोगों को समझ में आए, कुछ ना भी समझ में आए, ये तो होता ही है। हम सब इसी मिट्टी के बने हुए लोग हैं, कभी कुछ सोच के करते हैं वो हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता। तो ये बातचीत करना एक तरह का जोखिम उठाना है। और अगर जोखिम उठाया है तो फिर एक तो संशय होता है कि आप देखिए, ये कहीं से भी ये सहज अवस्था नहीं है कि आप एक कमरे में बंद होके एक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने कुछ कुछ बोलते रहें। हमें बातचीत में लोगों का चेहरा देखने की आदत है और चेहरा देख के हमें पता लग जाता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये पता भी नहीं लग पाता कि हम जो कह रहे हैं वो किसी और को समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो इसका संशय है। अब ये संशय अगर मैं छिपाने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कुछ लोग ये मान लें कि इसको कोई संशय नहीं है, लेकिन कुछ दूसरों को दिख जाएगा ये। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि अपना संशय सामने रख देना और अपना भाग्य सामने वाले के हाथ में रख देना कि इतनी देर के लिए मैं वही हूं जो आप मानते हैं। और ये सूत्र हमें कहानियों से मिलता है। और कहानियों, लोग ये ऐसा मानते हैं कि संगीत और कहानियां महिलाओं से हमें मिली हैं, क्योंकि
बच्चों का लालन पालन, बच्चों को अगर बच्चे विचलित हों तो उनको शांत करना, उनका मन बहलाते रहना, ये महिलाओं को करना ही पड़ता है, हमारी माताओं को करना ही पड़ता है, इसमें न करने का कोई कारण ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहानियां कहना, ये हम सभी के भीतर, आखिर हम में से हर कोई एक पुरुष और एक महिला से पैदा हुआ है, तो हम सभी के भीतर एक पुरुष और एक महिला है, चाहे हमारा लिंग पुरुष का हो चाहे महिला का हो, लेकिन अगर दोनों हम में हैं तो फिर जो महिलाओं का कहानी सुनाने का गुण है वो हम सब में होना चाहिए। और कहानी विश्वास से सुनाई जाती है, जबकि ज्ञान की दुनिया संशय पे काम करती है। आप जो भी ज्ञान की दुनिया में बात करेंगे तो जो आपसे बात करेगा वो संशय से कि आप ये किस आधार पे कह रहे हैं, दिखाइए आपने इस पे क्या क्या पढ़ा है। विद्वानों की बातचीत में सबसे पहले बिब्लियोग्राफी इधर उधर दिखाई जाती है कि आप जो कह रहे हैं वो कितनी सारी किताबों से पढ़ के आपने निकाला है। तो ज्ञान की दुनिया उस तरह से संदेह और शंका पे चलती है, और सामाजिक दुनिया भरोसे पे चलती है, विश्वास पे चलती है। इसीलिए दूसरों के अंधविश्वास का मजाक उड़ाना सामाजिकता नहीं है। सामाजिकता यह है कि आप अपने विश्वास को लोगों के सामने इतने साफ मन से रखें कि वो उस पर हंसना चाहें तो हंस लें। क्योंकि जब हम अपना मर्म दूसरों के आगे रखते हैं, जब हम उन्हें प्रभावित करने की इच्छा की बजाय जैसे हैं सहज रूप में सामने आते हैं, तो सामने वालों को ये लगता है कि हमारे जीवन का वे एक हिस्सा हैं। फिर ये नहीं होता कि वो उपभोक्ता हैं जो कुछ चवन्नी अठन्नी का माल खरीदने आए हैं और खरीदा, अपना लेन देन किया और चलते बने। तो जहां ये बात आ जाए, अगर मुझे ये कहना हो कि बात करने की धीरजता और कहाँ से आई है, मैं कहूँगा दादी से आई है। हमारी दादी अपनी बातचीत में किसी को ये बताने की कोशिश नहीं करती थी वो कितनी ज्ञानी है, कभी नहीं बताती थी। वैसे भी वो अनपढ़ थी, उन्होंने थोड़ा बहुत बाद में पढ़ना सीख लिया था। तो बहुत अनपढ़ लोग बहुत मजे में रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और मैं ऐसे न जाने कितने पढ़े लिखे लोग जानता हूँ जिनका सारा ज्ञान दूसरों को यातना देने में जाता है या उबाने में जाता है। तो ये आपको ऐसी एक और चीज बताता हूं जो इसी तरह की हिंसा आप पाएंगे। अर्थशास्त्री बहुत कहते मिलेंगे कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाना है। हमारे जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाएं नहीं है। अब ये जो अर्थशास्त्री कहते हैं वो सबसे पहले तो अपनी मां का अपमान करते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई एक ऐसा समाज नहीं होगा जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम ना करती। लेकिन अर्थशास्त्र ने महिलाओं की मेहनत, परिश्रम, इसका मूल्यांकन ही नहीं किया, उसको निकृष्ट मान लिया। अब जब हम महिलाओं की मेहनत का ठीक मूल्यांकन करेंगे तो पहली बात तो ये इस खराब किस्म की बातचीत से बच जाएंगे। पहले हम उस मेहनत का मोल करेंगे जिसके आधार पे हम खड़े हुए हैं। तो ये सहज आंखों से दुनिया देखना ये सबसे जरूरी है, और इसमें हमारे भीतर जो कहानी का अंश है, जो अनपढ़ अंश है, उसका एक हिस्सा हमें बहुत ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। वो हमारे भीतर का बच्चा है जो हमें वो दिखा सकता है जो दुनिया का बहुत ऊंचा ज्ञान ना दिखा पाए। वो हमें सहज रखता है, दूसरों के आसपास रखता है। हमें दूसरों को हरा के जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, हम दूसरों का मन जीतने लायक बन सकते हैं। तो हम लोगों को तो ये सिखाया गया था कि अपनी बातचीत में, अपने लेखन में भाव ये रहना चाहिए कि एक तो अंतिम ज्ञान नहीं है, तो अगर किसी का दूसरा मत है तो उसके लिए अपने मन में, अपने लेखन में, अपनी बातचीत में उसके लिए जगह छोड़ना जो अपने से मतभेद रखता है, जो कुछ अलग मत रखता है, उसके लिए अपने मन में हमेशा जगह रखना। अंतिम ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो अगर अंतिम ज्ञान किसी के पास नहीं है तो फिर दम किस बात का।
फिर हम अपना ज्ञान माने, प्रयोग करें, अगर थोड़ा साहस पा सकें तो कुछ अपने कुएं से बाहर निकलें, दूसरों के साथ समाज बनाएं, दूसरों के टर्राने के साथ टर्राएं। एक सवाल देखिए, एक सवाल वापस आपके संवाद कौशल पर ही है और वह बात आगे जाती है। यह सब विषय के ही हिस्से हैं। गांधी को कैसे हम संप्रेषणीय बनाएं, और जिस संप्रेषणीय तरीके से आपने उनके कुछ मूल्यों को रखा और जो उनके कुछ बड़े मूल्य हैं, उनके पीछे जो दूसरे कई छोटे छोटे मूल्य जो हैं, जो कई बार चर्चा की परिधि से बाहर रह जाते हैं, आपने आज उन्हें भी चर्चा के केंद्र में रखा, परिधि के केंद्र में रखा। तो इसी पर मनोहर नोटानी जी का सवाल है कि कहन की कला कैसे विकसित करें। एक ओवरऑल एक संवाद पर संबंधित प्रश्न है इनका कि कहन की जो कला है, किसी विषय पे हम कुछ कहते हो उसे कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसे प्रभावी बनाया जाए। आपके स्क्रीन पर यह सवाल दिख रहा होगा। हमारा कहने का तरीका घर, परिवार और परिवेश से आता है, और हम में से हर किसी को कहानी कहना आता है। फिर हम पढ़ लिख के अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं, और जब हम पढ़ लिख के अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं तब हम दूसरों को अपने से कम आंकने लगते हैं। तो हमारी बातचीत ऐसी हो जाती है कि हमें दूसरों को ठोक पीट के सही करना है, और अपनी बात समझाने में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वह यही है कि हमारी बातचीत में यह आग्रह हो कि सामने वाले को नीचा दिखा सके। ये सहज रूप से नहीं होता। सहज रूप से हमें आनंद दूसरों के साथ आता है। खाना पीना अकेले आप कितना खा लेंगे, दूसरों के साथ मिलकर खाने में आनंद आता है, मित्रों के साथ। संगीत सुनना, फिल्म देखना, नाचना, गाना, खेल कूद, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसका आनंद दूसरों के साथ आता है। तो हमें कहानी कहना आता है। ये वैसे मेरे पास, क्योंकि ये मेरा काम है, तो मेरे पास बहुत सारी सामग्री है, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े राइटिंग कोचेस ये समझाते हैं कि अंग्रेजी में एक वाक्य चलता है कि वी आर ऑल बॉर्न स्टोरी टेलर्स एंड देन वी गेट एजुकेटेड। तो मेरे एक प्रिय एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था स्टीफन जे गूल्ड। उनका एक वक्तव्य मैं गांठ बांध के रखता हूँ। उन्होंने शायद 1991 वगैरह में कभी ये कहा था कि ह्यूमंस आर प्राइमेट्स हु टेल स्टोरीज, यानी हम कहानियों से बने हुए हैं और कहानी कहना हमें आता है। हम कहानी कहना तब भूल जाते हैं जब हम अपने आप को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। तब हमारा ध्यान सामने वाले पे नहीं रहता, अपने आप पे आ जाता है, अपनी भाषा पे आ जाता है, अपनी राजनीति पे आ जाता है, अपने मत पे आ जाता है कि सामने वाले को गलत सिद्ध करना है। सामने वाले को गलत सिद्ध करने की क्या जरूरत है? जिन लोगों का मत एक ना हो वो मजे में साथ में काम कर सकते हैं। बल्कि मेरे जो सबसे प्रिय मित्र हैं, जिनके साथ मुझे काम करने में आनंद आता है, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जो मुझसे झगड़ ना सके, जो किसी भी बात पे कुछ अलग मत ना रख सके, और जो ईमानदारी से मुझे कहते हैं कि देखो ये बात तुमने कही, इसमें दम नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो फिर हम अपने आप से बड़े हो जाते हैं, उनका गुण हमें मिल जाता है, उनकी दृष्टि हमें मिल जाती है, फिर हम अपने आप से बड़े हो जाते हैं। वही जो गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की बात है कि देखिए, गांधी जी की जब मृत्यु हुई तब उन्हें 11 भाषाएं आती थी। 11 भाषाएं कैसे आ गई? अब उसमें कोई 3-4 भाषाएं तो पढ़ाई लिखाई में सीखनी पड़ी उन्हें, लेकिन बाकी भाषाएं उन्होंने अपने लोगों को समझने के लिए सीखी थी। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई पीएचडी करके, किसी नेट क्लियर करके कहीं नौकरी करनी थी या लिंग्विस्टिक्स में कोई पीएचडी करनी थी। केवल अब वो दक्षिण अफ्रीका में तमिल भाषी और बिहार के कई ऐसे लोग थे जो सबसे ज्यादा दारिद्र्य में फंसे हुए थे। अब अगर गांधी जी उनके सहयोगी होना चाहते थे
तो गांधी जी उनसे तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुम मेरी भाषा सीखो। जैसा हम पाते हैं कि हमारे यहाँ भाषाई राजनीति में जो कड़वाहट आती है, उसका आधार यही है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी भाषा सीखें, हम नहीं सीखेंगे। गांधी जी कभी इसमें फंसते नहीं थे, कहते लाओ मैं तुम्हारी भाषा सीख लेता हूँ। एक बार गांधी जी ने विनोबा से कहा कि मुझे जरा कुरान के बारे में कुछ पूछा होगा उन्होंने। विनोबा थोड़े अलग ही आदमी थे, विनोबा ने अरबी सीख ली कि भाई मैं आपको कुरान मूल में से बताऊंगा। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बड़े नेता बहुभाषी थे। उनमें ये भाव था कि हम एक बहुत बड़े, बहुत विविध देश के लोग हैं और हमारी विविधता से हमारी अमीरी है। देखिए, जो दरिद्र होगा उसको जो मिलेगा खाने को वो खाना पड़ेगा, लेकिन जो साधन संपन्न होता है वो तरह तरह का भोजन कर सकता है, तरह तरह के कपड़े पहन सकता है। जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होगा वो अलग अलग भाषाएं जानता है, उसके पास बहुत अलग अलग विधाओं का ज्ञान अपने आप आ जाता है क्योंकि वो समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से। तो हम ये सांस्कृतिक समृद्धि का बुनियादी सबक स्वतंत्रता आंदोलन का भूल गए। इसको हम जब अपनाएं तब हम वापस अपने लोगों से मिल सकते हैं, फिर हम अपने आप से बड़ा हो सकते हैं। वरना आज तो हम राजनीति के चक्कर में अपने आप को और छोटा, अपने कुएं को और संकीर्ण बना रहे हैं। हमारा आकाश और छोटा होता जा रहा है, जिसमें ऊपर एक छोटा सा छेद दिखता है और उस छेद से जो दिखता है उसको हम ब्रह्मांड मान लेते हैं। तो उससे बचना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जिस तरह से गांधी जी की बात होती है कि ये आदर्शवाद और आइडियोलॉजी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो लोग वो जानते हैं उन्हें वो बात करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं सामाजिक पत्रकार हूँ, तो ये सामाजिक उपयोग की ये बातें हम गांधी जीवन से सीख सकते हैं। अर्पण भाई, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल आप विषय पर बने रहे। और जिस तरह से मित्रों आज गांधी को अपनाने की और समझने की जरूरत है और कैसे हम अपने आचरण में उनके मूल्यों को यथासंभव अपना सके, और वो कोई आदर्श की बात नहीं है। बार बार सोपान जी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं को सीखना कोई आदर्श की बात नहीं है, या एक दूसरे हमसे जो भिन्न मत रखने वाले लोग हैं उनको साथ लेकर चलना आदर्श की बात नहीं है। यह अपनत्व की बात है, सहनशीलता की बात है। गांधी जी आजीवन यही करते रहे, चाहे वह कहीं रहे और कितनी ही समस्याओं के बीच रहे, वह आशा की किरण को नहीं छोड़ते हैं। और जो अपनत्व का जो भाव है, हम अपने लोगों को साथ लेकर चल सके, इसके लिए वह लोगों को तैयार भी करते हैं, कि लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। इसकी ओर भी इशारा किया सोपान जी ने कि कैसे वे बतलाते हैं कि जब लोग कुछ साहस दिखलाएंगे तब उन्हें आजादी का मतलब वो हकदार माने जाएंगे। तो ऐसी कई मूल्यवान चर्चा हुई और मुझे लगता है कि हमारे कई साथीगण आज इस चर्चा से कहीं ना कहीं अपने भीतर के उन चीजों से वापस जुड़ेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह उनके लिए कोई नई बात है, बस हमारा जो यह उद्यम है कि आपके भीतर जो सोए हुए विचार हैं वह पुनः किसी न किसी रूप में जागृत हो सके। एक चौपाल में बैठकर हम लोग अपने उन विचारों को, जिसको कई बार जीवन की आपाधापी में हम कहीं ना कहीं भूलते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, उसको हम वापस ला सके। आज का हमारा प्रयास और सोपान जी का यह वक्तव्य उसी का एक उदाहरण है, उसी दिशा में एक छोटी सी कोशिश है। तो इस तरह से काम लगातार करते रहते हैं, इस तरह की बातचीत, तो आपको साधुवाद, मेहनत से करते हैं। और मैंने देखा आपने जो इस बार जो निमंत्रण बनाया वो इतना सुंदर बनाया है, उसमें इतनी सादगी है कि वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए आपको साधुवाद। जी जी, शुक्रिया। जाते जाते इतने धीरज से सुना। जाते जाते एक सवाल और हमारे पास आ गया है दिनेश चंद्र भट्ट जी का। जी, मैंने उस सवाल को स्क्रीन पर रखा भी है। दिनेश जी पूछते हैं, गांधी जी की शिक्षा,
विद्यालयों में कैसे सहज रूप में दी जा सके। जी देखिए, हमारे बच्चे शिक्षा के बोझ में दबे हुए हैं, अभी तो बहुत बुरी तरह दबे हुए हैं। मतलब स्कूल में जो पढ़ना पड़े सो पढ़ना पड़े, इतने भारी बस्ते, स्कूल में क्लास, घर आके होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर एग्जाम की तैयारी, फिर ये फिर वो। तो एक तो पहली चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि हम गांधी जी को आदर्शवादी गोली बना के दूसरों को खिलाना बंद करें। वो एक तरह की सुविधा है, मतलब उसमें हमको कठिन चीज करनी नहीं पड़ती। बजाय खुद कुछ कठिन करने के, गांधी जी का नाम लगा के चूना लगा के निकाल दो। तो हमको अपने बच्चों को गांधी जी के नाम पे उबाना बंद करना पड़ेगा। गांधी जी का जीवन बहुत रोचक है, बहुत आनंदकारी है, उसमें त्याग है, उसमें असुविधा है, लेकिन उसमें आनंद और रस की कोई कमी नहीं है। और मुख्यतः हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, रस चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। कैरियर, रुपया, पैसा, ये हमारे मन में इतनी असुरक्षा डाली जाती है कम उम्र से। तो जो बच्चे ऐसे बोझ में दबे हुए हैं, उनको और ज्यादा नसीहत नहीं देनी चाहिए। अगर हो सके तो उनको उनकी कठिनाई, शिक्षा की कठिनाई सहने के लिए गांधी जी से थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। वो हम उन तक पहुंचा सकते हैं। हम में कुछ अच्छा इसलिए है कि हमसे पहले वाले लोगों ने हमें कुछ अच्छे मूल्य दिए हैं। जिन लोगों से मैंने काम सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपनी भाषा ऐसी कभी नहीं होने देना कि सामने वालों को डराएं। तो ये भी एक तरह से गांधी जी का संदेश है जो हम तक आया है, कि बार बार ये बताया जाता था कि सहजता होनी चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को कुछ ऐसा बताने की कोशिश करें जो आप नहीं हैं। तो हम अपने बच्चों को भी वो बनाने की कोशिश ना करें जो वो नहीं है। हम बच्चों पे आदर्शवाद न थोपें। अगर हम सच नहीं बोल सकते तो जबरदस्ती उन पे क्यों बोझ डालें कि वो हमेशा सच बोलें। उन्हें ये उदाहरण दिखना चाहिए और बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि गांधी जी हमारे एक पूर्वज हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है। गांधी जी एक और परीक्षा नहीं है। इसका सबसे खराब रूप ये होगा कि गांधी जी के नाम पे एक पर्चा और बच्चों के सिलेबस में डाल दिया जाए कि अब गांधीयन स्टडीज पे एक और पर्चा दो। वैसे ही वो सब हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं अलग अलग राज्यों में सीखनी पड़ती हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इतनी चीजें बच्चों को पढ़नी पड़ती हैं जो उनके लिए कठिन होती हैं। तो उस पे एक और गांधी जी का बोझ हम ना डालें बच्चों पर। गांधी जी को बच्चों के लिए बोझ ना बनाएं और बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि उन्हें यहाँ से कुछ अच्छा मिल सकता है अगर वो देखने के लिए तैयार है। जी, तो अब इसी उद्बोधन के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सुपान जी, एक अच्छी चर्चा रही, रोचक चर्चा रही और कहीं न कहीं आत्म परिष्कार को प्रेरित करने वाली चर्चा रही, कहीं उसको उकसाने वाली चर्चा रही। तो यह इस मायने में यह आज का वक्तव्य खास रहा मित्रों। और इस कड़ी में मेरा सौभाग्य है कि गांधी जी की कुछ अच्छी चीजें मैं आप तक ला पाया। जी जी बिल्कुल। इस कड़ी में मित्रों जो यह श्रृंखला चल रही है, जीवन संवारने के लिए गांधी विचार, तो इसकी दूसरी कड़ी में कल इसी समय 7:30 बजे हमारे साथ प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी होंगे, जो मूल रूप से दर्शन से जुड़े हुए हैं, दर्शन पढ़ाते हैं सागर विश्वविद्यालय में, और वे सनातन गांधी महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार, इस विषय पर केंद्रित अपना व्याख्यान देंगे। सनातन गांधी महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार। हमारी कोशिश है कि इस एकाग्र में, इस सीरीज में अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए, पत्रकारिता, दर्शन, साहित्य, इतिहास, राजनीति, सामाजिक सेवा। तो आज एक अच्छी शुरुआत हुई सोपान जी के माध्यम से, और सोपान जी ने आज के इस वक्तव्य के निमित्त हमको अपना जीवन संवारने को मिल रहा है, इसका साधुवाद। आप सभी को नमस्कार। शुभ रात्रि में, नमस्कार।